पथिक खड़ा सागर के किनारे, भावों के सागर लिए हुए। नील गगन में रूप बदलते, बादल कितने छाए हुए। अलौकिक है रूप सौंदर्य, कवि के मन को लुभाए हुए। चलो पढ़े हम पथिक कविता, रत्न है जिसमें समाये हुए। नमस्कार, सुप्रभात। मैं नीलम वत्स आज आपको हमारी 11वीं कक्षा में संकलित कविता पथिक, जो कि आप मेरी इन चंद पंक्तियों से समझ भी गए होंगे और मैं आपको उस कविता से जोड़ना भी चाहती थी, इसलिए मैंने पंक्तियाँ लिखी और आपके सामने प्रस्तुत की। आज हम राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित कविता पथिक, जिसका एक अंश मात्र यहाँ लिया गया है, उसकी व्याख्या करवाऊंगी। पहले मैं कवि के बारे में आपको बताऊंगी, उसकी शब्द संपदा के बारे में बताऊंगी। तो चलिए आइए पढ़ते हैं कविता पथिक और कवि राम नरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय। श्री राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1881 में कोइरपुरी, जिला जौनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मिलन, पथिक, स्वपन, जो कि इनके खंड काव्य है, मानसी, फुटकर कविता संग्रह है, और इस महान कवि की मृत्यु सन 1962 में हुई। राम नरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। छायावादी कवि हमारे हिंदी साहित्य के अंदर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, बहुत सारे वाद आए, जिनमें अलग अलग कवियों ने अपनी अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं दी हैं। तो ये छायावाद पूर्व की, पहले की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों भाषाओं का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने उस पर समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया। उनकी कविताओं में देश प्रेम और व्यक्तिक प्रेम दोनों मौजूद हैं, लेकिन देश प्रेम को ही विशेष स्थान दिया गया। कविता कौमुदी, जो कि 8 भाग है उसके में, उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया। इसी के एक खंड में ग्राम गीत संकलित है, जिसे उन्होंने गांव-गांव घूमकर एकत्र किया। लोक साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से हिंदी में यह उनका पहला मौलिक कार्य था। हिंदी में वे बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। उन्होंने कई वर्षों तक बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया, जिसमें मौलिक एवं शिक्षाप्रद कहानियां, प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होते थे। कविता के अलावा उन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण और आदि अन्य विद्याओं में भी अपनी रचनाएं की। ये थे हमारे कवि राम नरेश त्रिपाठी जी। अब उन द्वारा रचित जो कविता है उसके हम शब्द संपदा पढ़ेंगे। देखिए, वारिद माला, गिरती हुई वर्षा की लड़ियां, रत्नाकर, सागर, मल्यानील, मल्य पर्वत, जहाँ चंदन वन है, से आने वाली शीतल सुगंधित हवा, कंगूरा, गुंबद, ऐसवारी, सवारी, अंतरिक्ष, आकाश, धरती और आकाश के बीच की खुली जगह, सानु, समतल भूमि, आत्म प्रलय, शव को भूल जाना, विश्व विमोहनहारी, संसार को मुग्ध करने वाली। अब हम पढ़ते हैं अपनी कविता पथिक। ये पथिक कविता का एक अंश मात्र यहाँ लिया गया है। तो देखिए, कवि ने इस कविता के अंदर प्रकृति के मनोहारी रूप का वर्णन किया है, अलौकिकता उसमें दिखाई है। कवि अपनी प्रिया से ज़्यादा उस प्रकृति के आगोश में रहना चाहता है, उस प्रकृति में खो जाना चाहता है। और कवि द्वारा लिखी गई अपनी इस कविता को हम गुनगुना भी सकते हैं। पहले पद को, पंक्तियों को मैं आपके सामने गाकर दिखाऊंगी, बाकी कविता आपने खुद गानी है, कंठस्थ करनी है और अच्छे से व्याख्या भी करनी है। तो देखिए,
प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला, नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है, घन पर बैठे बीच में विचरूं यही चाहता मन है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता पथिक से ली गई है, जिसके रचयिता कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। उन्होंने इस कविता के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से प्रकृति के रूप, सौंदर्य और उसके अंदर होने वाली क्रियाओं का वर्णन किया है, जो हम अभी पढ़ेंगे। देखिए, प्रतिक्षण माने हर पल, नूतन माने नया, वेश माने रूप बनाकर, रंग बिरंगे, निराला माने अद्भुत, रवि माने सूर्य के सम्मुख माने सामने थिरक रही है, नाच रही है, नभ माने आकाश, वारिद माला माने वर्षा की बूंदे। कवि इस प्रकृति के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि इस आकाश में हर पल हर समय रंग बिरंगे और अनेक रूप बदलते हुए बादलों की पंक्ति है, और वही रवि माने सूर्य के सम्मुख उन बादलों से गिरती हुई वर्षा की जो बूंदें हैं वो ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो कि उसके सामने नाच रही हो। वारिद माला यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार है, क्योंकि वर्षा की बूंदें नहीं नाचती, ये क्रियाएं मनुष्य करता है, लेकिन यहाँ पर कवि ने बादल, वर्षा, जो बारिश की लड़ियों की बात की है, बूंदों की बात की है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार निहित है। कि कवि कहता है कि आकाश में जो तरह तरह के बादल है, रंग बिरंगे बादल है, वो अद्भुत छवि लिए हुए हैं, और सूर्य के सामने जब उनसे बारिश की बूंदें आती हैं तो वो बहुत ही सुंदर लगती हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो नृत्य कर रही हो, और बादलों की जो पंक्तिबद्ध बादल है अलग अलग रंगों के, बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं। नीचे नील समुद्र मनोहर, कि इस पृथ्वी पर नीचे नीले पानी से भरा हुआ, पानी को नीला कहा गया है, कि पानी से भरा हुआ समुद्र है, और ऊपर नील गगन है, और ऊपर नीला आकाश है। घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। इस रूप सौंदर्य का अवलोकन कवि कर रहा है, और जब कवि इस दृश्य को देखता है तो उसका मन चाहता है कि वह बादल पर बैठकर धरती पर विद्यमान समुद्र और आकाश दोनों के बीच में विचरण करूं। इन पंक्तियों में हमारा पहला प्रश्न जो है, कवि कहाँ पर विचरना चाहता है, उसका उत्तर यही मौजूद है कि कवि इस प्रकृति के रूप सौंदर्य का अवलोकन करना चाहता है, इसका आनंद उठाना चाहता है, इसलिए वो बादल पर बैठकर समुद्र और जो आकाश है हमारा, धरती और आकाश के बीच में विचरण करना चाहता है। रत्नाकर गर्जन करता है, मल्यानिल बहता है। रत्नाकर यहाँ सागर के लिए कहा गया है कि रत्नों से भरा हुआ सागर गर्जना कर रहा है, मल्यानिल बहता है, और मल्य पर्वत से आने वाली सुगंधित वायु बह रही है। यह सुगंधित वायु क्यों कहा? क्योंकि वहाँ पर चंदन के वृक्ष हैं, और चंदन के वृक्षों से के बीच से जब हवा होकर गुजरती है तो वो एक खुशबू भी अपने साथ ले आती है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। यहाँ पर कवि अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए क्या कहता है कि हे प्रिय, हरदम यह हौसला हृदय में, कि मेरे हृदय के अंदर ये हौसला हमेशा भरा रहता है। कैसा हौसला? किसको देखकर? कि जब सागर गर्जना करता है और मल्य नील पर्वत से बहती हुई सुगंधित हवा आती है तो ये दोनों मेरे हृदय के अंदर एक हौसला भरती हैं। इस विशाल बड़े विस्तृत फैले हुए महिमा के भरे हुए रत्नाकर के घर के, कि इस सागर में जो ये सागर बड़ा है, विशाल है, महिमामयी है, कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के, कि इस सागर में उठने वाली लहरों पर बैठकर इस पूरे सागर के किनारे, हर किनारे पर मैं विचरण करूं।
कि जब सागर गर्जना करता है और मल्यानील पर्वत से सुगंधित हवा बहती है तो वो मेरे हृदय के अंदर एक हौसला भर देती है कि मैं इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नों के घर जो सागर है उसके अंदर उठने वाली लहरों पर बैठकर उसके रूप सौंदर्य को निहारूं। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। यहाँ पर देखिए, जब सूर्योदय होता है, प्रभात होती है, तो उस समय हम देखते हैं कि सूर्य जब निकलता है उसकी लालिमापूर्ण किरणें जब भी पृथ्वी पर पड़ती है तो बहुत सुंदर लगती हैं। कभी समय निकाल कर सुबह सुबह आप जाइए, सागर के किनारे जाइए, सागर नहीं तो तालाब के किनारे जाइए, जब सूर्य निकलता है और सूर्य का प्रतिबिंब तालाब पर गिरता है, उसकी जो किरणें होती हैं वो दृश्य जो है यहाँ पर दिखाया गया है। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर, दिनकर माने सूर्य, यहाँ पर पर्यायवाची शब्द प्रयोग किया गया है, बिंब अधूरा, कि जब सूर्य उदय होता है और सूर्य की किरणें समुद्र के तल पर, सूर्य का अधूरा बिंब, सूर्य का अधूरा बिंब जब समुद्र के तल पर पानी पर गिरता है तो वो कैसा प्रतीत होता है। कमला के कंचन मंदिर का, कमला माने लक्ष्मी माता के, कंचन माने सोने के, मंदिर का मानो कांत कंगूरा, कि मानो लक्ष्मी माता के सोने के मंदिर का गुंबद हो। मानो कांत कंगूरा उत्तप्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। लाने को निज पुण्य भूमि पर, निज माने अपनी, पुण्य माने पवित्र भूमि पर, लक्ष्मी की अस्वारी रत्ना करने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, कि इस दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो लक्ष्मी माता को इस पृथ्वी पर लाने के लिए सागर ने सोने की सड़क का निर्माण कर दिया हो। यहाँ पर सूर्य के अधूरे बिंब से जो छवि उभर कर आती है उसका वर्णन यहाँ पर किया है कि जब सूर्य का प्रतिबिंब पानी के अंदर गिरता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सागर लक्ष्मी माता को इस धरती पर लाने के लिए सोने की सड़क का निर्माण कर रहा हो। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। इन पद्यांशों में, इन पंक्तियों में जो कवि है वो पूरी की पूरी प्रकृति को उठाए हुए है, उसके रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। कवि क्या कहता है देखिए, निर्भय निडरता, दृढ़ जो स्थिर है, गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, कि सागर जिसके अंदर निडरता भरी हुई है, जो स्थिर मन है और गंभीर भाव शांत भाव से गरजना कर रहा है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। अगर आप कभी घूमने गए हो, समुद्र को आपने देखा हो तो उसके अंदर बहुत सारी लहरें उठती हैं, एक लहर उठती है तो दूसरी उसके बाद आ जाती है, कि लहरों पर लहरों का उठना, कि एक लहर के बाद एक लहर का उठना बहुत सुंदर है, अति सुंदर है, अत्यधिक सुंदर है। ये जो दृश्य है ये मन को छूने वाला है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। अब यहाँ पर कवि ने प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया है, प्रश्न शैली का यहाँ पर प्रयोग कर रहा है कि इस सुंदर दृश्य को देखकर जो सुख की अनुभूति होती है, इससे ज्यादा सुख हमें कहाँ प्राप्त होगा। अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। यहाँ पर कवि अपनी प्रिया को, अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्रेम के सागर, हे प्रेम को समाहित करने वाली, हे कल्याणकारी, हे अनुराग भरी कल्याणी, तुम भी इस प्रकृति के सुख का अनुभव करो जिसका अनुभव मैं कर रहा हूँ, कि इतना सुंदर दृश्य और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। और इस दृश्य को देखकर जो सुख की, जो आनंद की अनुभूति होती है वह भला और कहाँ हो सकती है। यहाँ पर कवि ने सागर के अंदर उठने वाली लहरों का वर्णन किया है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रतीत होती हैं। और प्रकृति का रूप सौंदर्य तो इनके सभी पद्यांशों में विद्यमान है। अपनी प्रिया को भी वो चाहता है कि वो भी इस प्रकृति के रूप सौंदर्य का बखान करे, उसका सुख अनुभव करे।
खड़ी बोली का कवि ने प्रयोग किया है, शांत रस है। जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, जब गंभीरतम, गंभीर गहन, तम अंधकार, अर्ध माने आदि, निशा माने रात्रि, जग माने संसार, कि जब अर्धरात्रि में गहन अंधकार पूरे संसार को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है और आकाश रूपी छत पर तारों को छिटका देता है। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है और उस अंधकार के अंदर तारों की जो चमक है वो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। समित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। समित सुंदर मुख वाला, पुलकित शरीर वाला, जगत का, इस संसार का स्वामी मृदु माने मंद गति से आता है। कि रात्रि के बाद सूर्योदय होता है तो सूर्य जो सुंदर मुख वाला है, पुलकित शरीर वाला है, इस संसार को रोशन करने वाला है, अपनी मंद मंद गति से आता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है और वो सागर के किनारे खड़ा होकर आकाश गंगा के मधुर गीतों का वाचन करता है, उन गीतों को गुनगुनाता है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है। कि जब इस रूप सौंदर्य का, इस प्रकृति के दृश्य को चंद्रमा देखता है तो चंद्रमा क्या क्रिया करता है, उससे ही विमुग्ध हो, कि उसी के रूप सौंदर्य पर विमुग्ध होकर, मुग्ध होकर नभ आकाश में चंद्र भी हंस देता है, चंद्रमा भी हंस देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है और वृक्ष विभिन्न प्रकार के पत्तों पुष्पों, विभिन्न अलग अलग प्रकार के पत्तों और फूलों से अपने शरीर, इस अपने तन को सजा लेता है, अपने ऊपर निर्धारित कर लेता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, कि वृक्ष भी अपने ऊपर नए नए फूलों, पत्तों और सुंदर सुंदर पत्तियों से अपने शरीर को ढक लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, कि जब सूर्य उदय होता है और इतना सुंदर प्रकृति का वातावरण है तो ऐसे में जो पक्षी हैं वो भी अपनी खुशी को संभाल नहीं पाते और चहकने लग जाते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं और फूल भी अपनी खुशबू को सांस के माध्यम से, सांसों के माध्यम से इस पूरे वातावरण में बिखरा देते हैं, अपनी सुगंध को, अपनी महक को चारों दिशाओं में बिखेर देते हैं। यहाँ पर प्रकृति के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। सूर्योदय के साथ साथ सूर्य की जो क्रियाएं हैं उन पर चंद्रमा भी हंसता है और सूर्य के प्रभात होते ही जो वृक्ष हैं वो भी अपने नए नए फलों और पत्तों पुष्पों से सुसज्जित हो जाते हैं। पक्षी इस दृश्य को देखकर अपनी खुशी को संभाल नहीं पाते और चहकने लग जाते हैं और फूल भी अपनी महक को, सांसों के, अपनी खुशबू को पूरे वातावरण में बिखेर देते हैं। वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विव मोहन हारी। देखिए, वन, वनों, उपवन, उपवनों में, बागों में, गिरी पर्वतों पर, सानु मैदानी क्षेत्र में, कुंज लता कुंजों में मेघ बादल बरस पड़ते हैं। कि जब प्रकृति के रूप सौंदर्य में ये क्रियाएं होती है क्या, कि वनों, उपवनों, पर्वतों, मैदानी क्षेत्रों या लता कुंजों में जब मेघ बारिश करते हैं, बादल बरसते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन झीर पड़ते हैं। कि जब मैं इस दृश्य को देखता हूँ तो मेरा आत्म प्रलय हो जाता है, मैं अपने आप को भूल जाता हूँ कि इस रूप सौंदर्य को देखकर मेरे अंदर भावों का प्रलय आ जाता है और मेरी आँखों से मेरे नयनों से नीर झर पड़ते हैं, आंसू बह निकलते हैं। पढ़ो लहर तट तृण, पढ़ो लहर, लहरों, तट किनारों, तृण तिनकों, तरु वृक्षों, गिरी पर्वतों, नभ आकाश, किरण सूर्य की किरणों, जलद जो बादल है पर प्यारी,
लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। अब कवि क्या कहता है कि हे प्रिया, किनारों पर, लहरों पर, किनारों पर, तृण माने तिनकों पर, तरु माने वृक्षों पर, गिरी माने पर्वतों पर, नभ आकाश में, किरण, किरण होती है सूर्य से निकल रही हुई हमारी जो किरणें है, जलद बादलों पर लिखी हुई कहानी, यह मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी, कि इन सभी के ऊपर लिखी गई कहानी मन को हरने वाली है, इस पूरे विश्व को हरने वाली है। तो हे प्रिया, इस कहानी को पढ़ो। कि अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कवि क्या कहता है कि जब वनों, उपवनों, बागों, कुंजों में मेघ बरसते हैं तो मेरा आत्म प्रलय हो जाता है, मेरे अंदर के जो भाव हैं वो विहल हो उठते हैं और मेरी आंखों से नीर झर पड़ता है। कि हे प्रिया, इस प्रकृति के हर एक एक कण पर जो लिखी गई है कहानी, मैं चाहता हूं कि इस संसार का प्रत्येक प्राणी उस कहानी को पढ़े, जो कहानी मन को हरने वाली है। प्रकृति के बहुत सारी जो चीजें हैं उनका कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है कि प्रकृति का हर एक एक कण बहुत ही सुंदरता लिए हुई है। अंतिम पद्यांश हमारा, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी। कवि क्या कहता है कि कैसी मधुर मनोहर, मन को हरने वाली यह उज्जवल प्रकाश में जो कहानी है, जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की वाणी। कि मेरा तो मन करता है कि मैं इस प्रकृति का ही कोई एक अंश बन जाऊं, जिससे हर व्यक्ति की जुबान पर मेरा नाम हो, लोग मुझे भी प्रकृति के साथ याद करें। स्थिर, जो स्थिर है, पवित्र है, जिसमें पवित्रता विद्यमान है, आनंद प्रवाहित, जो आनंद का प्रवाह करने वाली है, सदा शांति सुख कर है, जो हमेशा ही शांति और सुख देने वाली है। आहा, अरे प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। कि ये प्रकृति के प्रेम का जो राज्य है सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। कवि ने इस पूरी कविता के अंदर प्रकृति के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है, शांत रस का परिपाक हुआ है, प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया है, प्रकृति की बहुत सारी चीज़ों का इन्होंने, सूर्य है, चंद्रमा है, वन है, उपवन है, गिरी है, सानु है, कुंज है, तृण, तिनका, तट, पेड़ पौधे, पक्षी, हर एक का वर्णन यहाँ पर किया है और बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कवि ने कविता के अंदर अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है, तत्सम तद्भव शब्दावली का भी सुंदर प्रयोग किया है। और अगर आप इस कविता को ध्यान से पढ़ते हैं तो कविता के अंदर निहित हर एक प्रश्न का उत्तर आप आसानी से निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया भी था, पहले पद्यांश में हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है, दूसरे पद्यांश में दूसरे प्रश्न का उत्तर हमारा आया है, और जो एक एक अंक के हमारे प्रश्न निकलने हैं वो सारे के सारे कविता के अंदर से ही आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे। तो आप कविता को ध्यान से सुनिए, समझिए। एक बार अगर आपने अच्छे से सुना तो आप कविता को अच्छे से याद कर पाएंगे। धन्यवाद।